बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से बराह रास्त। सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे एक अच्छी खबर से। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने विक्ट्री हासिल की है, जीत गई है। 7 विकेटों से पाकिस्तान ने ये फतह हासिल की और जो क्रिकेट के शायकीन हैं मेरे समेत, उनकी उम्मीदें बरकरार हैं कि पाकिस्तान स्टिल कैन मेक इट टू सेमीफाइनल। और हम दुआगो हैं कि जो आइंदा 2 मैचेस पाकिस्तान के रहते हैं वो भी पाकिस्तान बड़े मार्जिन से जीते, ताकि जो नेट रन रेट का इशू है वो फिर पाकिस्तान की राह में रुकावट ना बने। प्रोग्राम के अगले हिस्से में ज़रा इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट और इससे जुड़े हुए मसाइल और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के इम्कानात के हवाले से। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम गुफ्तगू कर रहे हैं, आम जो सियासी इश्यूज़ हैं उन पे फोकस करेंगे। और जैसे आपके इल्म है कि कल भी हमने प्रोग्राम की इब्तिदा इस हवाले से की थी, निगरान काबीना का फैसला हुआ था कि जो गैर कानूनी तौर पे मुकीम गैर मुल्की हैं उनके लिए जो इनखला की जो डेट थी रज़ाकाराना तौर पे वो 31 अक्टूबर पर 2023 यानी आज रात के बाद वो जो वॉलंटरी इनखला की बात थी, वो जो सहूलत थी वो ख़त्म हो जाएगी। यानी कि अब से कोई 1-2 घंटे के बाद जो है 12 बजे के बाद ज़ाहिर तारीख बदलेगी और 1 नवंबर से जो लोग नहीं गए होंगे, फिर हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान के फॉरेन एक्ट की सेक्शन 3 को इन्वोक किया है और उसके तहत जो है वो अब उनको फिर बेदखल किया जाएगा और उस हवाले से होल्डिंग सेंटर्स भी कायम किए गए हैं। उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सरेदस्त हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नवाज का एक अहम मुशावरती इजलास हुआ है जिसकी सदारत कायद मुस्लिम लीग नवाज साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने की और इसमें बड़े अहम फैसले किए गए। जो फैसले किए गए उन पर गुफ्तगू करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन किया सेंटर इरफान सिद्दीकी साहब ने, जो सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के और सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन है। इरफान सिद्दीकी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया इरफान सिद्दीकी साहब प्रोग्राम सचते के लिए वक्त देने का। सर, सबसे पहले तो इस हवाले से बताइएगा, जो आज मुशावरती इजलास हुआ, मैं चाहूंगा कि आपकी ज़बानी पीटीवी के व्यूअर्स को पता चले क्या अहम फैसले किए गए हैं, क्योंकि ज़्यादातर खबरें उस ज़राए से जोड़ी जाती हैं। ज़रा ऑथेंसिटी के हवाले से, नवाज शरीफ साहब ने अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं और ख़बर यह है, मैंने कहा आप तस्दीक कर दीजिएगा, फिर सवाल पूछूंगा आपको, मुस्लिम लीग नवाज की मंशूर कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। जी बहुत शुक्रिया अनवर। आज नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान वापसी के बाद पहली एक गैदरिंग थी जिसमें कोई 20-25 के करीब सीनियर रहनुमा जो थे पार्टी के, वो सब उसमें शरीक हुए और ये एक फॉर्मल इजलास था, फॉर्मल एक्टिविटी थी जिसके अंदर बड़े सीरियस इश्यूज पे बात हुई। पहले सबसे तो फलस्तीन के हवाले से तफसीली गुफ्तगू हुई, इजहार ख्याल किया नवाज शरीफ साहब ने भी, शहबाज साहब ने भी, बाकी लोगों ने भी। एक करारदाद भी इज्तमाही तौर पे मंजूर हुई और कुछ लाए अमल भी तय किया गया कि पार्टी को आइंदा इस हवाले से क्या करना चाहिए। स्टॉक टेकिंग हुई, जो उनका जलसा हुआ है, और उस पर मुबारकबाद दी नवाज शरीफ साहब ने तमाम शुरका को कि उनकी इज्तमाही कोशिशें हैं। फिर ये भी तय हुआ कि वर्कर्स से भी मिलना चाहिए। एक जनरल काउंसिल का इजलास इसी हफ्ते, अगले हफ्ते बुलाने का फैसला हुआ है लाहौर में। तो एक ये फैसला हुआ। फिर ये बड़ा फैसला हुआ है कि उम्मीदवारों से दरखास्तें तलब कर ली जाएं जो कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं या सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो उसके लिए तय हुआ कि वो कल से यानी 1 नवंबर से 10 नवंबर तक उनको तारीख दी जाए और इस तारीख के दौरान वो दरखास्तें अपनी दे सकें। एक और फैसला ये हुआ कि जो हमारे पार्लिमानी बोर्ड्स हैं और इलेक्शन सेल है, उसकी तंजीम नौ की जाए। देखा जाए कि उसमें जो पहले के अरकान हैं उनमें से कितने बाकी रहते हैं, कितने नए आते हैं। तो वो काम जनरल सेक्रेटरी साहब के सुपुर्द हुआ है, एहसन इकबाल साहब के। और इसके अलावा फिर एक ये फैसला हुआ जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, मंशूर कमेटी बनाने का। मुझे उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी है इस कमेटी को हेड करने की। इसमें सरेदस्त 2 अरकान खुद मियाँ साहब ने, एक परवेज रशीद साहब और साद रफीक साहब होंगे। और इसके अलावा उन्होंने मुझे ये इजाज़त दी है कि जिन अरकान को भी मैं चाहूँ उनको ले लिया जाए इस कमेटी में। तो 2-4 दिन में कमेटी फॉर्मली
नोटिफाई हो जाएगी। इरफान साहब, मैं कतई कलाई माजरत, आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया जो फैसले हुए। सर, ये जो मंशूर होगा, क्या खदोखाल होंगे आपके जहन में, क्या या क्या गाइडलाइन आपको नवाज शरीफ साहब से मिली है? क्योंकि जाहिर बात है इलेक्शन में सबसे क्रिटिकल पार्ट ये होता है कि जो इंतखाबी मंशूर हो और वोटर्स फिर उस पर मेरे ख्याल में फैसला करते हैं कि वो किस पार्टी को बेहतर समझते हैं, उनके चांसेस अगर उनको वोट दिया जाए। हमने देखा है कि इससे पहले भी इंतखाबी मंशूर आते हैं, उस हवाले से वोटिंग तो कर ली जाती है, वो फिर अगले मरल में सवाल किया जाएगा कि उस पर अमल दरामद को कैसे यकीनी बनाया जाएगा। मैं अगर आपसे जानना चाहूँ कि आपकी क्या माइंड में क्या है जो आपको ये अहम जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है। अनवार साहब, इसमें बहुत तफसील से तो बहस नहीं हुई, ना बात हुई है कि उसमें क्या होना चाहिए, लेकिन चंद एक चीजें हैं जो नवाज शरीफ साहब ने खुद जिनका तज़किरा किया। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा जी कि हमारे इस मंशूर की जो सबसे अहम तरजीह होनी चाहिए वो होनी चाहिए हमारा जो निज़ाम अदल है उसके अंदर इस्लाहात होनी चाहिए, ताकि लोगों को इंसाफ मिले, जल्द इंसाफ मिले। और ये बैकलॉग जो लाखों तक पहुंचा हुआ है और 60-65 हजार केसेस खुद सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं, तो हमें सुप्रीम कोर्ट की मुआवनत के साथ, उनकी राय के साथ और एक तरह से मुशावरत के साथ ऐसा निज़ाम वज़ा किया जाए कि इन केसेस का भी 1 साल के अंदर अंदर, 2 साल के अंदर तो खात्मा कर दिया जाए। आइंदा से ये हो कि फौरी तौर पे फैसले हों। जजेस के इंतखाब का निज़ाम किस तरह ऐसा बनाया जाए कि हम बहुत अच्छे और साफ सुथरे लोग अदलिया के अंदर पहुंच सकें। तो अदालती रिफॉर्म जो थी और आम आदमी के नुक्ता नज़र से उनको मियां साहब ने बड़ी अहमियत दी है। फिर उनके साथ साथ उनका कहना यह था कि तालीम के अंदर भी इस्लाहात ऐसी की जाएं कि जॉब ओरिएंटेड जो एजुकेशन है वो हो, अंधाधुंध MA की डिग्रियां लेना, PhD की डिग्रियां लेना और फिर मार्केट में जाना, नौकरियां ना मिलना, ऐसा ना हो। ऐसे उलूम के अंदर और ऐसे फनून के अंदर हम लोगों को, नौजवानों को लेके आए, ऐसे टेक्निकल शोबों के अंदर लेके आए जिनकी मार्केट के अंदर जरूरत है। तो मार्केट ओरिएंटेड एजुकेशन को बनाने की कोशिश की जाए। तीसरी बात उनके लिए उन्होंने ये की कि ये जो महंगाई और बेरोजगारी और पेट्रोल की कीमतें हैं और ये सारे इश्यूज हैं, इनके लिए एक जामे प्लान, ये तो हिकमत अमली से ज्यादा ताल्लुक रखता है, मंशूर से भी ज्यादा, लेकिन इनको भी किस तरह टैकल करना है, इसको जरूर हैंडल किया जाए। और आम बात उन्होंने ये भी की कि कोई ऐसी बात बिल्कुल नहीं कहनी हमें जिस पे हम अमल ना कर सके। जो बातें प्रैक्टिस, और कोई वेग टर्म नहीं देना जी कि हम ये इस्लाहात कर देंगे, ज़रूरी इस्लाहात करके पैदावार ज्यादा कर देंगे। नो, अगर ज़राअत पे बात करनी है तो हमने ये कहना है कि जी हम किस तरह पैदावार बढ़ाएंगे, क्या मीन्स हैं, क्या मैयर्स हैं, क्या, तो प्रैक्टिकल चीजें हों, डूएबल्स हों, और हम अपने, अगर हमें अवाम मौका देते हैं तो उनको अमली तौर पे करके दिखाएं, सिर्फ जुबानी कलामी ना हो। जी सर, ये इरफान साहब बड़े अहम नुकात है, क्योंकि जुडिशल रिफॉर्म्स मेरे ख्याल में वक्त की सबसे अहम ज़रूरत है। अगर इसी को अमली जामा पहना दिया जाए तो पाकिस्तान में बहुत से मसाइल लोगों के हल हो जाएंगे। इंसाफ जो है वो अगर मिल जाए बर वक्त, और इसके हवाले से इकोनॉमी, इन्फ्लेशन। इरफान साहब, एक चलते चलते एक सियासी सवाल भी आपसे करना चाहूँगा। सर, लेवल प्लेइंग फील्ड की बहुत ज़्यादा बात की जा रही है, बिलखसूस पीपल्स पार्टी और PTI की जानिब से। PMLN के हवाले से एक तासुर ये क्रिएट किया जा रहा है कि PMLN को रेड कारपेट नवाज शरीफ साहब को वापसी पे मिला और पंजाब हुकूमत ने भी प्रोटोकॉल दिया, निगरान ने, और नवाज शरीफ साहब की अपीलें भी एक्सेप्ट हो गई हैं। मैं जानना चाहूँगा, उस पर जवाब दे दीजिएगा, फिर हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड की एक तरफ तकाजा किया जा रहा है, दूसरी तरफ बैनुल सतूर वो जमातें, बिलखसूस पीपल्स पार्टी जो पहले PDM में आपकी कोलिशन पार्टनर थी, वो कह रहे हैं कि जी दूसरी तरफ जो है वो उनको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है नवाज शरीफ साहब को। और हसन मुर्तज़ा साहब ने तो लाडला प्लस की टर्म भी यूज़ की। अनवार साहब, ये लतीफ़ा ही मैं तो इसे कहूंगा। अच्छा, इसलिए कि अगर आप देखें 4 इंतखाबात हुए हैं इस सदी के अंदर, 2000 के बाद से 23 सालों के अंदर। पहले इंतखाबात 2002 हुए, नवाज शरीफ जलावतन थे, उसमें हिस्सा नहीं लेने दिया गया जी। उसके बाद आते हैं 2008 के इंतखाबात, वो जलावतन थे, वो आए, उन्हें फिर दोबारा जलावतन कर दिया गया। फिर वो आए, उन्होंने नॉमिनेशन पेपर जमा कराए, रिजेक्ट हो गए।
2008 के इंतखाबात में ना नवाज शरीफ हिस्सा ले सके, ना शहबाज साहब हिस्सा ले सके, इलेक्शन हो गए। किसी ने नहीं कहा उस वक्त कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है कि दो बड़े लीडर आपने बाहर कर दिए। फिर आते हैं 2013 के इलेक्शन, उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड देखिए। आसिफ जरदारी साहब सदर थे, उनका नामजद करदा मीर हजार खान खोसो वजीर आजम थे, अशफाक परवेज कियानी जिनको वो एक्सटेंशन दे चुके थे वो आर्मी चीफ थे, चारों सूबों में उनके निगरान वज़रा। ये थी वो लेवल प्लेइंग फील्ड जिसमें हमने इलेक्शन लड़ा और जीता अल्लाह के फजल से। उसके बाद फिर 2018 में आ जाइए, 2018 में भी वो नायल हैं और वो 4 इलेक्शन में से सिर्फ एक इलेक्शन में उसे हिस्सा लेने दिया है आपने, और लेवल प्लेइंग फील्ड आप मांगते हैं, कहते हैं हमें ताना देते हैं। कौन सा लेवल? जो नाइंसाफियां हुई हैं, जो ज्यादतियां हुई हैं, जो जुल्म हुआ है, जो रुस्वाकुन अदालती फैसले हुए हैं, उन सबके पेश नजर आज अगर उन चीजों का इजाला हो रहा है, मैं ये भी नहीं कहता कि नवाज शरीफ को इंसाफ मिल रहा है, मैं ये कहता हूं कि नवाज शरीफ के साथ होने वाली नाइंसाफियों का इजाला किया जाए। तो इसको लेवल प्लेइंग फील्ड आप भी करें, जलसे करें, आपको किसने रोका है? हमने जलसा कर लिया, आप भी करें जलसा। अगर आपको रोकेगा, आपको डंडे मारेगा, आपको नहीं जाने देगा, तो फिर कहिएगा जी कि ये दो अलग अलग पॉलिसियां हैं। ठीक। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की बातें अनवर साहब, जब इलेक्शन कोई जमात हार जाती है ना, तो उस वक्त करती है जी कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं मिला, धांधली हो गई। मैं पहली दफा सुन रहा हूं कि हार की जो आहट है ना और हार के कदमों की चाप है, अच्छा, वो ये लोग पहले से सुन रहे हैं और पहले से ही पेशबंदी कर रहे हैं कि जी हम इस वजह से हारेंगे। चलिए, इरफान सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया सर, बहुत अनायत आपने प्रोग्राम सर्च के लिए वाला व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर लिया है। शौकत पराचा साहब में सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, आज न्यूज़ पे अपना प्राइम टाइम शो करते हैं, आपको बहुत शुक्रिया। और नसरुल्लाह मलिक साहब हमें ज्वाइन कर रही हैं स्काइप वीडियो लिंक पे, आप भी एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और एनालिस्ट हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया। शौकत पराचा साहब, आपने सुना इरफान सिद्दीकी साहब ने एंड में कहा कि वो हार की जो है वो उनको आहट या छाप महसूस हो रही है, इसलिए सियासी जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड का तकाजा कर रही हैं। जरा इससे स्टार्ट करते हैं। पहले देखें, इलेक्शन टाइम है, इलेक्शन टाइम में कभी कोई नहीं कहता कि हम हार गए और दूसरे जीत गए। जो नहीं भी जीत सकते हमेशा वो भी कहते हैं कि जीत हमारा मुकद्दर है। मुखालिफिन अभी से हार तस्लीम कर चुके हैं। तो इसलिए जेन्युइन चीज़ों के हवाले से भी अगर कोई शिकायत आएगी तो फिर भी बिकॉज वी लिव इन इलेक्शन। आप जेन्युइनली समझते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है? लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है या नहीं मिल रही, मैं अभी पहले वाले हिस्से में बात कर रहा हूँ आपसे। तो इरफान सिद्दीकी साहब, सेनेटर साहब ने जो बात की उसका कॉन्टेक्स्ट तो वही है कि हम इलेक्शन टाइम में, इलेक्शन टाइम में ऐसी बातें कोई अनयूजुअल नहीं होती हैं ऐसा करना कि हम जीत गए, मुखालिफिन नहीं, अनयूजुअल ये है कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई जरा हम आवाज़ नज़र आ रहे हैं। हम आवाज़ भी, अब उनकी मीटिंग है इस हफ्ते पे, पीटीआई की कोर कमेटी ने फैसला किया था कि हम पीपल्स पार्टी से जाके मिलेंगे। टिल द लास्ट डे ये शिकायत और गिले शिकवे रहेंगे। और लेवल प्लेइंग वाली जो जहाँ तक फील्ड की बात है, लेवल प्लेइंग फील्ड सबको तो नहीं मिल रहा ना बराबर, इसलिए लोग शिकायत कर रहे हैं। मैं उनकी परसेप्शन की बात कर रहा हूँ कि जो समझते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा वो बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब खुद भी रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। आपको याद है पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्राइम मिनिस्टर अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने इस सवाल का जवाब भी दिया था कि क्या 2018 वाली लेवल प्लेइंग फील्ड मिली जा रही है कि एक पार्टी के लिए वो जो मैदान है साफ़ कर दिया जाए। मैं फिर कहूँगा आपसे कि इलेक्शन टाइम है, इलेक्शन टाइम में ये मुलाकातें जिनकी तरफ आपने इशारा किया, कैन यू इमेजिन अनवारुल हसन, आप इमेजिन कर सकते हैं कि मौलाना फजल रहमान के पास अली मोहम्मद खान और असद कैसर साहब जाएंगे? कैन यू इमेजिन? और फिर उनकी इमामत में नमाज पढ़ेंगे। चले वो तो खैर नमाज नहीं, का टाइम मेरा मकसद है वो तो बड़े अलकाबात से नवाजा जाता था मौलाना साहब को। नहीं ना, मैंने कभी अली मोहम्मद खान साहब के मुंह से सुना, पार्टी ना की मैंने बात करें, आप असद कैसर के मुंह से सुना। वो आपकी बात सही, लेकिन असद कैसर साहब भी समझदार आदमी, अली मोहम्मद खान साहब भी, और इनकी जगह कोई और गए होते तो मैं ज़रूर कहता कि हाँ उनको याद आना चाहिए था। वो दोनों इस कैटेगरी के नहीं हैं जो लोग ये नारे लगाते थे। ठीक है, इसलिए अब अगर पीटीआई पीपल्स पार्टी से मिलना चाह रही है,
जो पीटीआई वालों से मैंने अपने शो में ये सवाल पूछा खुद अली मोहम्मद खान साहब से जी कि आप जो गए थे क्या करने गए थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जी हमने वैसे ताज़ियत के लिए गए थे, लेकिन हमारा फोकस जो दूसरी बातचीत हुई वो यही थी कि इलेक्शन इंश्योर किए जाएं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन गारंटी किए जाएं। ठीक। और कहते हैं कि पीपल्स पार्टी से जी हम मिलने जा रहे हैं तो हमारा यही एजेंडा होगा, ना कोई अलायंस है, अलायंस बन भी नहीं सकता पीपल्स पार्टी या पीटीआई का लेकिन वो है या कि जेयूआई। लेकिन पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट है, इसको तो आप गैर मामूली अहमियत देंगे। आपकी इजाजत से नसरुल्लाह मलिक साहब को भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। नसरुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सजते के लिए वक्त निकालने का। यही सवाल जो शौकत पराचा साहब से किया और इरफान सदीकी साहब से भी किया था, उनसे मुस्लिम लीग नून के मंशूर की भी बात की, उन्होंने अहम नुकात उठाए, जुडिशल रिफॉर्म्स, इन्फ्लेशन के खिलाफ मेजर्स, इसके अलावा एजुकेशन रिफॉर्म्स की बात की। आपसे पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में जानना चाह रहा हूँ, निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब लाहौर में मौजूद थे कल, आज उन्होंने सहाफ़ियों से भी गुफ्तगू की और उनसे बड़े इस हवाले से सवालात भी हुए कि इलेक्शंस की डेट कब अनाउंस हो रही है, तो उन्होंने वही जवाब दिया जो तसलसल से दे रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है डेट अनाउंस करना। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब भी लाहौर में मौजूद थे। आपसे जानना चाहूँगा क्या कहेंगे, जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी मुलाकातें कर रहे हैं, आज जाम कमाल साहब से उनकी मुलाकात हुई, हर पार्टी अपनी सियासी ताल्लुकात राब्ते तेज़ कर रही है। ये जो पीटीआई और पीपल्स पार्टी और जेआईएफ और पीटीआई में जो राब्ते हुए हैं या जो होने जा रहे हैं, उस पर आप उसको किस तरह देखते हैं सियासी तौर पर? शुक्रिया अनवार साहब। देखिए, अगर सच बोला जाए तो हकीकत ये है कि पाकिस्तान की कोई भी सियासी जमात किसी दूसरे के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड की हामी नहीं है। अच्छा, वो समझती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड वही है जो मेरे लिए है। जिस बात का गिला आपने देखा होगा मरीम नवाज साहबा या मुस्लिम लीग नवाज के कायदीन मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी से पहले जलसों में किया करते थे कि जिस तरीके से हमारे साथ रवैया अख्तियार किया गया, उसी रास्ते से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गुजरना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि 2018 में जिस तरीके से मुस्लिम लीग नवाज का रास्ता रोका गया, जिस तरीके से उन्हें मुश्किलात थी, आज वैसी ही मुश्किलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसका सामना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची में किसी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड कभी दिया है? आपके सामने वो नहीं चाहते कि वहां से कराची से कोई और जीत सके। उससे पीछे चले जाएं, कभी एमकेएम ने लेवल प्लेइंग फील्ड दिया है कराची शहर में किसी को? जब उनके पास एक ताकत थी तब वो किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए तैयार नहीं। तो सर अगर माजी में नहीं मिला तो फिर आइंदा भी नहीं मिलना चाहिए? एक सवाल है मेरे जहन में। मेरी गुजारिश है अनवार साहब कि हम बदकिस्मती से दायरों में फिर रहे हैं, कहते कुछ और हैं, हम करते कुछ और हैं। जिस मंशूर का भी जिक्र इरफान सदीकी साहब भी कर रहे थे, मैं इन 3 बड़ी जमातों के अगर मंशूर सामने रखूं तो उसमें एक जुमला है, जरा मैं आपकी गोश गुजार कर दूं। जी प्लीज। हर किस्म की आमदन पर टैक्स लगाया जाएगा। तीनों जमातें हर किस्म की आमदन पर टैक्स लगाने से महरूम रही हैं, कामयाब नहीं हो सकी। यानी ये मंशूर में तो लिखा जाता है लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं किया जा सका, इसलिए कि वो बड़े गिरोह, वो ताकतवर इशराफिया जिनको ये सूट करता है कि उनके खिलाफ टैक्सेस जो है उनको ना देने पड़े, वो हुकूमतों पर असरअंदाज होते हैं और हुकूमतें बिलाखिर अपने मंशूर में इसको लिखने के बावजूद इससे विड्रा कर जाती हैं। यही हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया। तहरीक इंसाफ ने जो दावे किए, जो मुखालफिन के खिलाफ मुहिम चलाई, आपने देखा होगा, जिसका जिक्र अभी शौकत पराचा साहब आप कर रहे हैं। मैं अली मोहम्मद खान साहब को कैसे माफ कर दूं, या मैं असद कैसर साहब को कैसे माफ कर दूं? किसी कौमी असम्बली के अंदर असद कैसर साहब सदारत कर रहे होते थे जी और वहां मौलाना फजल रहमान के खिलाफ गंदे नारे लगते थे और असद कैसर साहब हंस रहे होते थे। अली मोहम्मद खान साहब पार्लिमानी अमूर के वजीर थे जी, उनकी मौजूदगी में ये नारे लगते थे। यानी एक पार्लियामेंटेरियन के बारे में, एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन के बारे में जिस तरीके से जुबान इस्तेमाल की जाती थी आपके सामने है। चेयरमैन पीटीआई जलसे से जाकर खिताब करते थे, ये साहिबान स्टेज के ऊपर बैठे होते थे और वहां पे जब चेयरमैन पीटीआई मौजूद होकर ये कहते थे हाँ मुझे पता है किसका पूछना चाहते हो, मैं नाम नहीं दोहराना चाहता, आपका स्टेट टेलीविजन है जी। फिर वो चेयरमैन पीटीआई उस बात के नारों पे मजे लेते थे। यानी कैसे बरी जमा किया जा सकता है कि एक जमात जो पूरी इस मुहिम चलाने में शामिल थी, वो लोगों की किरदार कुशी में शामिल थी, लोगों के खिलाफ मीडिया मुहिम चलाने में, सोशल मीडिया के ट्रोलिंग में शामिल थी, आज उसमें से कहा जाए ये 4 लोग नहीं थे, 4 थे। उसकी वजह यह है कि आप उन्हें मौलाना फजल रहमान के कदमों में जाकर गिरना है। यानी मौलाना फजल रहमान से शफाफ इलेक्शन चाहने वाले मुल्क की 2 बड़ी सियासी जमातें मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के पास जाते हुए क्यों घबराती हैं? इसलिए कि वहां उन्होंने चूरन कुछ और बेचा हुआ है।
आप पीपल्स पार्टी के पास जाएंगे, फिर कल पीएमएलएन के पास जाएंगे। ये सर्कल ऐसे ही घूमता रहेगा अनवार साहब। इसमें से हम तब निकलेंगे जिस रोज सियासी जमातें संजीदा होगी कि वाकई इस्लाहात करनी है, वाकई हर किस्म की आमदन पर टैक्स लगना है। हमने सियासत में नफरत पैदा नहीं करनी, हमने डायलॉग का रास्ता बंद नहीं करना, हमने एक दूसरे असम्बलियों में बैठना है। लोग आपको वोट देकर बैठे हैं, अब असम्बली तोड़ देते हैं, अब असम्बली से मुस्ताफी चले हो जाते हैं। कौन सी पार्लिमानी निजाम को चलाना चाहते हैं? आपको पार्लियामेंट में अदम एतमाद का सामना करना पड़ा, आप अपोजिशन बेंचों पर जाकर बैठ जाते। आप अपोजिशन लीडर का किरदार अदा करते, आप आज अपोजिशन में बैठे होते, 9 मई की नौबत ना आती, सियासत में इंतहा पसंदी ना होती। लेकिन आपने सोचा कि नहीं, हम हुकूमत से निकल रहे हैं, हमें सारे सिस्टम का मलिया मेड करना है। कोई और जमहूरियत का मुखालिफ नहीं है इस मुल्क में सियासी रहनुमाओं के अलावा कि जो इस सियासत के अंदर इंतहा पसंदी को फरोग दे रहे हैं। आम नुकात है। नसरुल्लाह साहब ने बहुत अच्छी गुफ्तगू मेरे साथ जरा रहेगा सर। मैं शौकत पराचा साहब इस पे अगर आप ऐड करना चाहें तो जरूर कीजिएगा। दूसरा इंतखाबी मशहूर की बात की, कल इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के यहाँ पर खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब मौजूद थे, उन्होंने भी अपना मंशूर दिया है। आप इस पर भी जरा कमेंट कीजिएगा। ये जो इलेक्शन मैनिफेस्टो होते हैं, आपने बहुत से इलेक्शंस कवर किए हैं, ये सीरियस डॉक्यूमेंट होता है, इस पर सही तरह की अर्क रेजी होती है और इस पर अमल दरामद के लिए भी कोई कमेटियां तश्कील दी जाती है। जैसे उन्होंने कहा कि कॉमन चीज़ है कि तमाम आमदन पे टैक्स पर, हमने निजकारी की बात की, वो भी कहते हम 300 यूनिट फी बिजली दे देंगे, आमदन 50,000 रुपये कर देंगे, पेट्रोल की कीमत आधी कर देंगे। अभी आपके सामने जुडिशल रिफॉर्म्स की भी बात की, पीटीआई ने 18 में जुडिशल रिफॉर्म्स की बात की थी। इस मुल्क में जो तसादम की बात की गई है, इसी मुल्क में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी साइन हुआ था जी। 90 की पॉलिटिक्स ना दोहराने का चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में था जी, और 90 की पॉलिटिक्स पीपल्स पार्टी और नून लीग ने नहीं दोहराई। उसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को मुकमुका कहा गया जी। कहा गया कि ये तो मुकमुका है, ये चोरों के दरमियान है, ये लूटने वालों के दरमियान है। लेकिन आज जो कहते थे मुकमुका, उन्हें जाकर अलग-अलग मिलना पड़ रहा है जी। तो क्या, जहाँ देखें दो एक्सट्रीम्स नहीं हैं, ठहराव भी है पॉलिटिक्स में, इट्स नॉट ऑल नेगेटिव, ऐसी बात भी नहीं ओके शौकत पर साहब, एहसन इकबाल साहब से भी हमने रिक्वेस्ट की थी, हमारे साथ मौजूद हैं व्यूअर्स। एहसन इकबाल की जनरल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। एहसन इकबाल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। एहसन इकबाल साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। एहसन साहब, आज नून लीग का हम मुशावरती इजलास हो, इसमें आप भी शरीक थे, आपने इंतखाबात कराने के हवाले से भी नून लीग का मौक़िफ़ सामने रखा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा नून लीग की क्या सोच है? इंतखाबात जनवरी के लास्ट वीक में इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि उनका इनेकाद हो, इस हवाले से आप बताइएगा क्योंकि अब तक आपकी तरफ से नवाज शरीफ साहब के रिटर्न के बाद ये बात उस तरह नहीं उठाई गई थी, तो इस पर चाहे पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें वो नुक्ताचीनी कर रही थी कि नून लीग ऐसे लगता है शायद जल्दी इंतखाबात में इतनी इंटरेस्टेड नहीं है। तो जरा इस पे जरा रोशनी डालिएगा सर। शुक्रिया नवाज साहब। देखिए, जो जमातें हम पर तनकीद कर रही थी वो बयानबाजी कर रही हैं, हमने तो उसकी तरफ अमली कदम उठा लिया है और अपने टिकट के उम्मीदवारों से दरखास्तें भी तलब कर ली हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड्स भी कायम करने का अमल शुरू कर दिया है, मंशूर कमेटी भी बना दी है। हम तो मुकम्मल तौर पे इंतखाबात के लिए तैयार हैं और उम्मीद करते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करेंगे, तो इस बारे में वो जब शेड्यूल जारी करेंगे तो कतईयत के साथ कौम के सामने तारीख आ जाएगी। ताहम हम समझते हैं कि जनवरी का आखिरी हफ्ता मुल्क में इंतखाबात का हफ्ता होगा और इसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। और दीगर जमातों को भी बजाय बयानबाजी करने के अब इंतखाबात की तैयारी करनी चाहिए। जो हल्का बंदी का अमल है उस पे अब आज से उनके ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो एतराज़ात की समाअत कर रहे हैं और 30 नवंबर को इलेक्शन कमीशन के बकौल हतमी फहरिस्तें हल्कों की जारी कर दी जाएंगी और इसके बाद फिर इंतखाबी शेड्यूल आ जाएगा। तो अब लिहाजा कोई इबाम नहीं होना चाहिए और मुल्क की ज़रूरत है कि मुल्क को इन मुआशी मसाइल से निकालने के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर जिन इस्लाहात की ज़रूरत है वो एक नुमाइंदा और मुस्तहकम हुकूमत जिसके पास कम अज कम 5 साल का मैंडेट हो, कोई वो इकदाम उठा सकती है। ऐसा सब एक आखिरी सवाल सर, पीटीआई और जीआईएफ के दरमियान राब्ता हुआ, हमारे तज्जियाकार नसरुल्लाह मलिक साहब और शौकत पराचा साहब बैठे हैं और अब पीटीआई और पीपल्स पार्टी के दरमियान भी राब्ते हो रहे हैं।
नून लीग का भी नवाज शरीफ साहब ने आके कहा था वो तमाम पार्टीज के साथ इफ़ाम और तफहीम से चलना चाहते हैं। कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का राब्ता आने वाले दिनों में उसका उसके इम्कानात हैं, और दूसरा लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से बहुत बात हो रही है और कहा जा रहा है कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, जबकि आप लोगों के लिए माहौल बहुत साजगार है। देखिए, जो लोग लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि चोर की दाढ़ी में तिनके वाली मिसाल है, क्योंकि 2017 में इन जमातों ने मिलकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी थी और नवाज शरीफ जी मुस्लिम लीग नून को डिसएडवांटेज दी थी। तो अब वो किरदार जो साजिश में शरीक थे या उस साजिश के आपकी थोड़ी सी आवाज कट रही है एहसन साहब। जी जी। और मुस्लिम लीग नून अपना हक मांग रही है और इंसाफ दे रही है ताकि नवाज शरीफ साहब उसकी इजाजत कर सकें। तो मुस्लिम लीग नून तो अपनी लेवल प्लेइंग फील्ड अब हासिल करना चाहती है, तो लिहाजा असल निशाना तो मुस्लिम लीग नून 2017-18 में बनी थी, जिससे उसकी क़यादत छीन ली गई थी। तो अब अगर नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं तो हम लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस पर तो पीपल्स पार्टी को खुश होना चाहिए। ओके, चलिए सर, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें अपना वक्त दिया। आपका जी शौकत साहब, चाहूँगा अपना आर्गूमेंट मुकम्मल कीजिएगा। आर्ग्यूमेंट तो मैं यही आगे बढ़ा रहा था कि आपने कहा तसादम की सियासत की बात होती, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी आया और उसके बाद हमने 90 की पॉलिटिक्स नहीं देखी जी। फिर दरमियान में 2011 के बाद एक नया तजर्बा हो गया, उस तजर्बे में फिर सारे ही उसकी भेंट चढ़ गए। लेकिन अल्टीमेटली फिर 2018 जो अभी एहसन इकबाल साहब भी बात कर रहे हैं कि यार्ड स्टिक, तो फिर वो 2017 भी नहीं है, 2014 से शुरू हो गया काम। इधर धरना आ गया, धरने में आपने नहीं देखा कि पार्लियामेंट यूनाइटेड थी, पार्लियामेंट के अंदर मसलसल जॉइंट सेशन हुआ और वो धरने के जो ऑब्जेक्टिव वो लेकर आए थे वो नाकाम रहे। ठीक है। और उसको भी सियासी, उसमें जेयूआई भी थी, पीपल्स पार्टी भी थी, उसमें नून लीग भी थी, सारी सियासी जमातें थी। अगर ये कहा जाए कि नून लीग के खिलाफ पीपल्स पार्टी बिल्कुल ही नहीं बोलेगी, पीपल्स पार्टी के बारे में नून लीग बात नहीं करेगी, भाई दो मुख्तलिफ जमातें हैं वो। Yes, ठीक है। उनका अपना अपना जो मंशूर की आप बात करें, सिर्फ मंशूर अलहदा नहीं है, उनकी बहुत सारी ओरिएंटेशन आइडियालॉजिकल। इलेक्शन की साख के हवाले से फिर सवाल उठा जा रहे हैं, जब लेवल प्लेइंग फील्ड कह रहे हैं ना कि अगर नहीं दिया जा रहा, वो आपकी बात सही है, इतना मंशूर अलहदा है नसरुल्लाह मलिक साहब, लेकिन वो नुकता जो उठाया जा रहा है वो इंटेग्रिटी और साख के हवाले से। दूसरा सर, बात अभी अपराचा साहब ने 1990 की 2000 की बात इरफान सदीकी साहब कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब को सिर्फ एक इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। आखिर में 2024 का इलेक्शन इंशाल्लाह होता है, अभी ऐसे इकबाल साहब कह रहे थे, उसका सियासी मंजरनामा मुख्तलिफ देख रहे हैं पिछले सालों से, आप समझते हैं खुदा ना खास्ता वही रिपीट होगा? इख्तिसार से कहिएगा। देखिए अनवार साहब, शौकत प्राचा साहब हैं बड़े काबिल एहतराम, उनसे इख्तलाफ करते हुए मैं सोचता हूँ ना ही करूँ, लेकिन गुजारिश ये है ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बावजूद बलूचिस्तान में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत मुस्लिम लीग नवाज की किसने कैसे तोड़ी थी, किस तरीके से वहां पे जाके पैसे लगा के और वहां पे ब्रीफ केस लगा के और वहां पे त्यारा एक पहुंचा था, उस पर जाके उनकी हुकूमत को वहां से फारिग कर दिया गया था। ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करने वाले शामिल थे उसमें। सेनेट के इंतखाबात के अंदर किस तरीके से क्या मामला चले, ये दोनों जमातें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन कर चुकी थी, लेकिन एक दूसरे को गिराने के लिए इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। हाँ, एक आध दफा ये हुआ जिसकी बात प्राचा साहब जिक्र कर रहे हैं, ठीक है, 2013 की असेंबली में दोनों जमातों ने असेंबली को बचाने के लिए किरदार अदा किया कि तीसरा फरीक आ गया था, वो तीसरा फरीक तोड़ना चाहता था सब कुछ। मैं इसलिए कहता हूं हमें माजी से सबक सीखना चाहिए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होना चाहिए ताकि मुल्क के अंदर सियासत पार्लियामेंट मजबूत हो सके। 2024 में भी यही होगा, आप देख लीजिएगा। लोग कहेंगे जी हमारे साथ बड़ी ज्यादती होगी, कोई कहेगा जी हमारे साथ इलेक्शन के अंदर धांधली होगी। जब तक सियासी जमातें मेच्योरिटी का सबूत देते हुए डायलॉग की सियासत, एक दूसरे के एहतराम की सियासत और पार्लिमानी जो एक वफादारी है और जो एक दूसरे को कबूल करने की एक जो सियासी जमातों में होना चाहिए, उस तरफ नहीं जाएंगी, इलेक्शन के बाद आपको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनने को मिलेंगी। ओके, एक दूसरे को आपको इल्जामात मिलते रहेंगे, वही दुश्मन तराजी जारी रहेगी। आपने कहा कि डायलॉग की सियासत की तरफ बढ़ना होगा, वही वे फॉरवर्ड है। आपका बहुत शुक्रिया मलिक साहब, शौकत प्राचा साहब, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, सेनेटर इरफान सदीकी साहब और एहसन इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया। कल खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब थे। इंशाल्लाह कल हम पीपल्स पार्टी और दीगर जो सियासी जमातें, अली मोहम्मद खान साहब को भी हमने लास्ट वीक बात की थी। हमारी कोशिश ये कि तमाम सियासी जमातें जो रजिस्टर्ड है पाकिस्तान में, जो इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं, उन सबको हम एज ए स्टेट ब्रॉडकास्टर अपने प्रोग्राम में मदऊ करें।
एक छोटा सा वक्फे लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से बात कर रहे होंगे। जब मैंने प्रोग्राम के इब्तिदाई में कहा कि पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है शायकीन के हवाले से, क्या हम रिसर्जेंस की तरफ बढ़ सकते हैं, इस पर बात कर रहे होंगे एक वक्फे के बाद। वक्फा शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। दुनियाए क्रिकेट के चमकते सितारे, एक से बढ़कर एक, चैंपियंस बनने के लिए सर तोड़ बाजी लगाने के लिए तैयार। मुकाबला होगा धमाकेदार, विकेटें गिरेंगी, छक्के लगेंगे, चौकों की होगी भरमार। आखिर कौन बनेगा दुनियाई क्रिकेट का सुल्तान? आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, October 5th until November 19th, live on PTV Sports. गेम ऑन है। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम गुफ्तगू करेंगे ब्रेक से कबल, जैसे मैंने कहा था, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम स्पेशली जो वर्ल्ड कप में आज कामयाबी मिली है। ज़ीशान क़य्यूम हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान टेलीविज़न की और बड़े फॉलो कर रहे हैं कीनली क्लोजली जो वर्ल्ड कप के मैचेस हो रहे हैं। इनसे जानेंगे कि ज़ीशान, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सचते में वक्त देने का। पाकिस्तान की विक्ट्री हुई है, पाकिस्तान के 6 पॉइंट्स हो गए हैं, कोई उम्मीद बरकरार है सेमीफाइनल में जाने की, या आप समझते हैं बहुत इफ्स एंड बट्स हैं? देखिए, इफ्स एंड बट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उम्मीद भी है। जिस तरह से आज हमारी टीम खेली है, सारे कह रहे हैं कि जी ऐसा खेलना अगर थोड़ा सा पहले खेल लेते तो क्या था। हमें जो अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ हमारी डिफ़ीट थी वो हमें हॉन्ट कर रही है बहुत ज़्यादा। लेकिन अब ये है कि अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि इफ्स एंड बट्स इस तरह है कि पाकिस्तान ने अब मज़ीद अगर 2 मैच जीत भी जाता है, फिर भी हम जो है हमें न्यूजीलैंड की तरफ लाजमी देखना है कि न्यूजीलैंड के 8 पॉइंट्स हैं हमारे। अगर हम तीनों अगले दोनों भी जब जीतते हैं तो हमारे 10 पॉइंट्स हो जाएंगे। तो हमने ना सिर्फ अपने मैचेस जीतने हैं, हमने न्यूजीलैंड की तरफ भी देखना है कि एटलीस्ट वो 2 मैच या 3 मैच हार जाएं। अगर वो हार जाते हैं न्यूजीलैंड तो हम फिर हमारा चांस है, क्योंकि इस वक्त अगर वो तीनों हार जाते हैं, बिल्कुल तीनों हार जाते हैं, रन रेट हमसे बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। अगर मैं रन रेट की बात करूं तो न्यूजीलैंड का है +1.232, जबकि हम आज हालांकि हमने 32.3 ओवर्स में चेज किया है, फिर भी हमारा -0.024 है। इतना कम क्यों है हमारा? देखिए, हमने विकेटें भी गंवाई, आज 3 विकेटें गंवा ली थी। हमें एटलीस्ट विकेटें नहीं गंवानी चाहिए थी, हमें चेज कर रहे थे तो चेज हमें कम विकेटें गंवा कर करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान अगर अपने अगले 2 मैचेस जो हैं वो 250 रन के मार्जिन से भी जीतता है, फिर भी हम न्यूजीलैंड के रन रेट पे नहीं पहुंच और हमारे अगले मैचेस हैं न्यूजीलैंड से, बिल्कुल, और हमारा साउथ अफ्रीका से तो हम 1 रन से एक विकेट से हार गए थे। पाकिस्तान अब देखें मुश्किल है, क्योंकि कल एक न्यूजीलैंड का जिस तरह से मैच है, साउथ अफ्रीका से जी नहीं, हमारे अगले मैचेस 2 किन से हैं? देखिए, अब पाकिस्तान अपना अगला मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के साथ खेला। हमारा लास्ट जो है ना डे पे मैच वो इंग्लैंड के साथ होगा। इंग्लैंड को ठीक है, इस वक्त 10वीं पोजीशन पर है और उनको बहुत ही ज्यादा उनको अपने लाले पड़े हुए हैं। बहरहाल आउट है वो तो मेरे ख्याल में, दे आर आउट ऑफ इट। और वो और बांग्लादेश तो बांग्लादेश इस वक्त सिर्फ मैथमेटिकली अगर आप बात करें तो सिर्फ आज बांग्लादेश आउट हुआ है, इसके अलावा तमाम टीमें इन हैं, क्योंकि बांग्लादेश 6 मैच हारी है, इंग्लैंड अभी 5 मैच हारा है। तो इंग्लैंड के पास बहुत ही माइनर चांस है, हालांकि आपको पता है कि नहीं पहुंच सकते, लेकिन अगर आप कैलकुलेशन पे जाएं, मैथमेटिकली जाएं तो इंग्लैंड के पास चांस है। बहरहाल पाकिस्तान जो है उसको सिर्फ अब जीतना नहीं है, अच्छे मार्जिन से जीतना है। हमें अब ये नहीं आपको जो मौजूदा क्रिकेट टीम है, जो उनकी परफॉर्मेंस है, उसमें लगता है कि हम इतने बड़े मार्जिन से जीत पाएंगे?
रियलिस्टिकली स्पीकिंग देखिए आज थोड़ी सी होप तो दी है हमारी वो टीम क्या ने। वजह, फखर का वापस आना फखर का वजह था? वापस आना बहुत ज़रूरी था, और जिस तरह से उन्होंने आज हमें स्टार्ट दिया, देखिए इमाम भी फखर की वजह से चल रहे थे। अगर आप देखें फखर अच्छा स्टार्ट देते थे तो इमाम को कॉन्फिडेंस होता था तो वो खेलते थे। फखर आउट हुए, हमने एक मैच खिला के उनको आउट कर दिया, ठीक है वो अनफिट भी हुए थे, तो इमाम पे प्रेशर पड़ा, इमाम कोलैप्स कर गए। तो इसके अलावा इस वर्ल्ड कप में अगर आप देखें तो सबसे बड़ी अहम चीज़ क्या थी कि हमें शाहीन अफरीदी स्ट्राइक नहीं दे रहे थे इब्तदाई ओवर्स में, जिसकी वजह से हम पर प्रेशर, बाकी बॉलर्स पर प्रेशर पड़ रहा था और हम रन्स कंसीड कर रहे थे। पिछले मैच में आप देखें शाहीन अफरीदी ने क्विंटन डी कॉक को आउट किया। ठीक है, हमें एक यहाँ आपको कतकली माजरत, मोहम्मद हफीज हमारे साबिक टेस्ट क्रिकेटर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन और प्रोफेसर ऑफ क्रिकेट ने ज्वाइन किया। मोहम्मद हफीज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हफीज भाई बहुत शुक्रिया पीटीवी के प्रोग्राम सजते में वक्त देने का। हफीज भाई आज के मैच पे आपका क्या तबसरा है? पाकिस्तान ने 7 विकेटों से जीता है, लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि उस परफॉर्मेंस पे भी जरा रिफ्लेक्ट कीजिएगा कि ये टर्न अराउंड आप इसको समझते हैं, या साउथ अफ्रीका के मैच से जो मोमेंटम लिया उसने फिर हमें आज उसको हमने कंटिन्यू किया, और कोई हमारे सेमीफाइनल में जाने के कोई अभी भी उम्मीदें बरकरार हैं, या आप समझते हैं कि बहुत मुश्किल है? जी अनवार भाई, पहले तो आखिरी सवाल का जवाब दे दूं कि जो उम्मीदें हैं वो रखनी चाहिए। मुश्किल बहुत है क्योंकि हमने पहले बहुत ज्यादा गलतियां की हैं जिसकी वजह से हम लोगों ने वैसे तो 2 मैच किए हैं, लेकिन मैच हमने 3 जीते हैं। 2 मैच बड़ी टीमों के साथ, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के साथ जीतने हैं, और साथ ही साथ हमने नेट रन रेट का भी मैच जीतना है। तो ये वो ऐसी चीज है जो बड़ी ही चैलेंजिंग होगी पाकिस्तान टीम के लिए मूविंग फॉरवर्ड। लेकिन पाकिस्तान जब भी नॉकआउट स्टेज पे आता है तो हमेशा से एक स्पेशल गेम इनकी खेली जाती है। ये हिस्ट्री रही है पाकिस्तान की कि मुश्किल हालात के अंदर ये नॉकआउट स्टेज में ये अपना बेस्ट गेम खेलते हैं। अभी जो आप बात कर रहे हैं आज के मैच के लिए, तो आज अच्छी चीज ये नजर आई कि पाकिस्तान टीम की वो तमाम चीजें, वो तमाम मैकेनिक जो काम नहीं कर रहे थे, जिसमें शाहीन अफरीदी का नए बॉल से आउट करना, बाद में रिवर्स स्विंग का राइट उसकी यूजेज करना, वो उसके अंदर आई, और फिर जो इंटेंट दिखाया फखर की फॉर्म में वापस आना, अब्दुल्ला खेली बहुत अच्छे रहे हैं माशाल्लाह। तो वो जो इंटेंट था टू चेज डाउन द टोटल, दैट वाज देयर, जो प्लीजिंग है टू वॉच के पाकिस्तान टीम ने सिर्फ मैच जीतने की कोशिश नहीं की, लेकिन उन्होंने वो गलती जो पहले की है उसको बेहतर करने की भी कोशिश की है कि हमारा नेट रन रेट है वो किसी तरीके से इम्प्रूव हो जाए। बाबर आजम हमारे सबसे जिसे कहते हैं इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, कैप्टन हैं और ज़बरदस्त किस्म के बल्लेबाज हैं। मोहम्मद हफीज साहब, चूंकि आप खुद बड़े ज़बरदस्त पाकिस्तान के बैट्समैन रहे हैं, उनकी फॉर्म वापस नहीं आ पा रही। मैं आपसे जानना चाहूँगा, 50 उन्होंने की 2 साबका मैचेस में, लेकिन वो लंबी इनिंग्स नहीं खेल पा रहे। इसकी सर क्या वजह होती है? जब 4 मैचेस हार जाएं वर्ल्ड कप में तो बैट्समैन प्रेशर में आ जाते हैं और फिर कप्तानी का भी इजाफी बोझ होता है। हफीज साहब जी देखें, पहले तो बाबर हमारे पाकिस्तान के बहुत ही शानदार प्लेयर हैं और बहुत अच्छी जो है उन्होंने क्रिकेट सो फार खेली है पाकिस्तान के लिए। हुआ ये है कि इस वर्ल्ड कप में वो जो बाबर आजम से हमारी उम्मीदें हैं, अभी तक बाबर आजम जो है वो उसकी उन उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर सके, क्योंकि बाबर आजम जब भी स्कोर करते हैं, जब वो 50+ रन पे पहुंच जाते हैं तो फिर वो सेंचुरी करते हैं। अभी तक जो मिसिंग पार्ट है बाबर आजम की परफॉर्मेंस में, वो बड़े रन हैं जो पाकिस्तान के लिए अपने कैरियर के अंदर जब जब उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, बड़े रन की, वो इस वक्त की मिसिंग पार्ट है। और ये आप कह सकते हैं कि प्रेशर्स आते हैं, और अनफॉर्चुनेट है कि जब पाकिस्तान की टीम अच्छा नहीं करती तो हमारे पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर और बहुत सी जगहों से कुछ ऐसी आवाजें जो सुनाई देती हैं जो अच्छी नहीं होती ड्यूरिंग द टूर्नामेंट। तो वो मुझे लगता है कि बाबर आजम को प्रेशर तो जरूर होगा, लेकिन मैंने जितना बाबर के साथ खेला, उनकी जो प्रेशर कंट्रोल करने की या ऑब्जर्व करने की जो एबिलिटी है वो बहुत शानदार है। और मुझे लगता है कि जो रिमेनिंग मैचेस जितने भी हैं, वो मैं उम्मीद करता हूँ कि बाबर अपनी बेस्ट गेम खेलेंगे और पाकिस्तान को मैच जितवाएंगे। हफीज साहब, आप स्पिन बॉलिंग भी करते थे और बहुत बड़े बाज दफा ब्रेक थ्रू भी अच्छे दिलवा देते थे। ये क्या वजह है कि हम तो बड़े हमारे शोरा अफाक स्पिनर्स होते थे, स्पिनिंग डिपार्टमेंट में हम बहुत लैक कर रहे हैं? मैं आपसे जानना चाहूंगा आपकी मौजूदगी का फायदा उठा के कि इंडिया के स्पिनर्स को मैं देख रहा था अगेंस्ट इंग्लैंड, वो विकेट टेकिंग है और अटैक स्टंप के करीब जाके बॉल फेंकते। हमारी स्पिनिंग की जो कैपेसिटी और क्वालिटी थी वो क्यों इतनी सफर हुई है? देखें, पाकिस्तान के 2 स्पिनर्स शादाब और नवाज, ये पिछले 2-3 साल की क्रिकेट लगातार की।
और अनफॉर्चुनेटली या समहाउ फटीग जोन हो सकता है कि इनकी जो डिप है वनडे क्रिकेट के अंदर परफॉर्मेंस वो डिप हुई है। इनकी T20 में परफॉर्मेंस तो बहुत बेहतर है, लेकिन वनडे फॉर्मेट टोटली डिफरेंट फॉर्मेट है और इसमें आपको राइट एरिया के अंदर लंबी देर तक बॉलिंग करनी पड़ती है। आप सेटअप करते हैं जिससे आप बैट्समैन को आउट करते हैं या मुश्किलात पैदा करते हैं। हमने देखा कि शादाब एशिया कप में जबकि श्रीलंका के अंदर बहुत ज्यादा आपको असिस्टेंस मिलती है एज ए स्पिनर, वहां पे भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सके और फिर वही उनकी जो परफॉर्मेंस है वो जो एक आपका डिक्लाइन आता है परफॉर्मेंस का, वो उसी को लेके वर्ल्ड कप खेलने आए। मुझे लगता है मेंटली काफी कमजोर लग रहे हैं मुझे अपनी बॉलिंग को लेके, क्योंकि वो बॉलिंग के अंदर 10 ओवर पूरे नहीं करना चाह रहे या कर नहीं रहे। नवाज भी जो है जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस थी उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं आ रही। तो ये एक ऐसा सिनेरियो जिसमें मैं समझता हूँ कि मैनेजमेंट की एक शॉर्ट कमिंग्स हैं हेडिंग टुवर्ड्स द मेजर टूर्नामेंट्स लाइक एशिया कप एंड वर्ल्ड कप। इन दो स्पिनर्स के अलावा बाकी जो स्पिनर्स हैं उनके ऊपर इतना ज्यादा रिलाय नहीं किया, उनको इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट नहीं की, क्योंकि जब तक आप इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट नहीं करते और आप उसके फेलियर एंड सक्सेस नहीं देखते तो आप उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई भी आएगा और आके बहुत बड़ा परफॉर्म करेगा। यही मसला आ रहा है उसामा मीर के साथ, क्योंकि उसामा जो हैं वो बहुत अच्छे स्पिनर हैं, लेकिन एक वर्ल्ड कप क्रिकेट खेलने का जो प्रेशर उनके ऊपर पड़ा है वहां पे हम देख रहे हैं कि वो फुल टॉक्सिस कर रहे हैं, अपनी बेहतर एरिया में लंबी देर तक बॉलिंग नहीं कर पा रहे। तो ये एक ऐसा सिनेरियो है जिसपे मैं समझता हूँ थोड़ी शॉर्ट कमिंग्स हैं मैनेजमेंट की प्लानिंग की, कि उन्होंने इन दो स्पिनर्स के अलावा दूसरे किसी स्पिनर को रेडी नहीं किया था इस बड़े टूर्नामेंट। इब्रार हमारे ट्रैवलिंग रिजर्व में, लेकिन वो खेल नहीं पाएंगे ना। इब्रार मौजूद तो है ट्रैवलिंग रिजर्व में। जी देखें, अब्रार बहुत अच्छे स्पिनर है, उनका जो टेस्ट क्रिकेट का स्टार्ट है वो बहुत ही शानदार था, लेकिन मैं खुद ये हैरान हूँ कि उनको पिछले पूरे साल में कोई वनडे कोई T20 नहीं खिलाया गया, उनको ट्राई नहीं किया गया व्हाइट बॉल क्रिकेट के अंदर, और अभी भी वो रिजर्व के अंदर मौजूद हैं। तो वो उनका होना ना होना एक बराबर इसलिए है कि जब तक वो रिजर्व के लिए मैं नहीं चाहूंगा कि कोई भी पाकिस्तान का प्लेयर इस वक्त जो है वो इंजर्ड हो जाए। वो उसी सूरत में आ सकता है कि कोई इंजर्ड हो जाए, कोई बीमार हो जाए इस लेवल तक कि वो पूरा टूर्नामेंट अवेलेबल ना हो, तब आप रिजर्व प्लेयर को खिला सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इब्रार के बारे में तो सोचना बंद कर दें, लेकिन ये है कि जो हमारे इस वक्त के प्लेयर हैं मैं दुआ करता हूं कि वो अपनी बेहतर परफॉर्मेंस और कॉन्फिडेंस जो है गेन करें और बेहतर परफॉर्म करें। लास्ट में सर आपको 4 सेमीफाइनलिस्ट कौन नजर आ रहे हैं अपने क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस से जो फाइनल 4 में चले जाएंगे? पाकिस्तान के लिए तो हम दुआगो हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन होता है ना जैसे आपका अपना एनालिसिस। जी मुझे जाती तौर पर मैं हमेशा पाकिस्तान, देखें पाकिस्तान तो हमारे दिल में रहता है, तो पाकिस्तान को तो हम हमेशा चाहेंगे कि वो सेमीफाइनल का वो फाइनल में जाए और फाइनल जीते। लेकिन जो इस वक्त की प्रोसीडिंग्स हैं वो पाकिस्तान की काफी मुश्किलात हैं, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि मैच 2 रह गए हैं, वो दोनों जीतने हैं बड़ी टीमों के खिलाफ, अच्छी टीमों के खिलाफ जो इस वक्त इन फॉर्म है, और तीसरा मैच जो है 2 मैचों के अंदर वो नेट रन रेट का भी जीतना है अगर आपने क्वालिफाई करना है। तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात ज्यादा है, और जो बाकी टीम है ऑब्वियसली इंडिया इज प्लेइंग वेरी वेल, न्यूजीलैंड इज आल्सो प्लेइंग वेरी वेल, साउथ अफ्रीका वो बहुत ही एक डिफरेंट रोल ग्रुप में नजर आ रहे हैं साउथ अफ्रीका की। तो ऑस्ट्रेलिया का नेट रन रेट बहुत अच्छा है, इसलिए हम शायद उनको कैचअप ना कर सके। तो बज़ाहिर ये लगता है कि जो इस वक्त की 4 टीमें टॉप पे खड़ी हुई हैं वही क्वालिफाई करेंगी, और अगर पाकिस्तान कोई आउट ऑफ द बॉक्स कोई ऐसा मिरेकल काइंड ऑफ थिंग तो पाकिस्तान कैन ऑल्सो मेक। चल, बहुत शुक्रिया मोहम्मद हफीज साहब, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, फॉर्मर कैप्टन पाकिस्तान क्रिकेट टीम, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। ज़ीशान, आपसे मैं जानना चाहूँगा, मैंने बहुत से उनसे क्वेश्चंस किए, आप समझते हैं हमारी जो क्रिकेट टीम है वो उसकी प्रिपरेशन वर्ल्ड कप लेवल की नहीं थी? टीम तो नंबर 1 जा रही थी और खिलाड़ी भी बहुत अच्छी ICC की रैंकिंग थी, वो मैटर नहीं किया इस दफ़ा भारत में? देखिए, रैंकिंग मैटर उस तरह से नहीं करती। अब आप बाबर को ही देख लें कि वो नंबर 1 प्लेयर थे आपकी रैंकिंग में, आपकी थे या हैं अभी भी हैं। आपकी अपनी टीम जो है वो देखिए नंबर 1 थी वर्ल्ड कप से पहले, आज वो नंबर 3 पर है। हम मैचेस हारे हैं, लेकिन अभी भी नंबर 3 पे और हम वर्ल्ड कप में अभी भी छठे नंबर पे हैं। बिल्कुल। तो रैंकिंग उस तरह से मैटर नहीं करती, आपकी परफॉर्मेंस मैटर करती है, आपकी एज ए टीम मैटर करती है। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस उस तरह से अगर आप देख लें कि एक प्लेयर जो है परफॉर्म करता जा रहा है लेकिन आपकी टीम की रैंकिंग डाउन है, तो मेरे ख्याल में उसका कोई फ़ायदा है नहीं। तो पाकिस्तान के अगर आप बात करें तो आप प्रिपरेशन की आपने बात की, मेरे ख्याल में देखिए सबसे पहले आपके अगर बोर्ड में सेटअप एक होता, चेंजिंग्स आ रही हैं। देखिए पहले नजम सेठी साहब आए, तसलसल अगर होता अपना सेटअप लेकर आए, वो
जका साहब आए, वो देखें हर हर जो भी बोर्ड का हेड होता है वो अपनी एक टीम लेकर आता है, क्योंकि वो उसके साथ जो है वो रिलैक्स रहता है। तो ये है कि प्लेयर्स जो हैं वो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं जब सेटअप चेंज होता है कि शायद पता नहीं अब आने वाला जो हेड है उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा, उसका माइंडसेट क्या होगा। तो मेरे ख्याल में ऊपर से स्टेबिलिटी अगर आना शुरू हो तो तब जाके प्लेयर्स जो हैं वो स्टेबल होते हैं। 3-4 साल से बाबर आजम कैप्टन थे, इसी टीम के साथ लेकर चल रहे थे। आप समझते हैं ये इतने मैटर्स, इतने क्रिकेट फील्ड पे इम्पैक्ट पड़ता है इनका? बिल्कुल, देखिए बाबर आजम कैप्टन थे, वर्ल्ड कप से पहले भी आपने देखा, एक तो हमारा आजकल जो सोशल मीडिया का दौर है ये भी बहुत ज्यादा प्रेशर दे देता है। आपने देखा कि अभी सिर्फ हमारे प्लेयर्स को देते हैं, लेकिन इंडिया के और दीगर प्लेयर्स को इतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। सोशल मीडिया तो सभी फॉलो करते हैं। देखिए सब फॉलो करते हैं, इसमें बोर्ड का भी बड़ा किरदार होता है कि बोर्ड अपने प्लेयर्स को किस तरह से मैनेज करता है। कोई अफवाहें या कोई ऐसी अगर ट्रेंड स्टार्ट होता है तो उसमें आप अपने प्लेयर्स को दूर कैसे रखते हैं, ना कि प्लेयर्स को इन्वॉल्व करें, मेंटली प्रिपेयर उनको रखने। उनको सबसे बेहतर ये होता है कि आप अपने प्लेयर्स को इन चीज़ों से दूर रखें, खुद मीडिया इंटरेक्शन करें और जो अफवाहें हैं उनको स्टार्टिंग में उनको क्लियर कर दें ताकि वो दम तोड़ जाएं। यहाँ पे होता ये है कि पीक पे जो है वो अफवाहें चली जाती हैं, उसके बाद फिर प्लेयर्स भी परेशान हो जाते हैं। प्लेयर्स से उस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पूछा जाता है। प्लेयर्स फिर बाबर आजम से पूछा गया आफ्टर लॉस टू अफगानिस्तान। चले, आपने बिल्कुल अहम नुकात उठाए। थैंक यू वेरी मच ज़ीशान क़यूम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मोहम्मद हफीज़ साहब ने व्यूअर्स हमें ज्वाइन किया था। हम दुआगो हैं कि पाकिस्तान को जैसे आज जीत मिली है, क्योंकि ये खुशी का इससे एक लहर दौड़ती है पूरी पाकिस्तानी कौम में, और क्रिकेट क्रेजी नेशन है हमारा। अल्लाह करे न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ भी पाकिस्तान को जामे किस्म की फतह नसीब हो, और दीगर टीमें अगर हार जाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी, उससे पाकिस्तान सेमीफाइनल में चला जाएगा। प्रोग्राम में आज के लिए यही कुछ। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल रात 10:05 पर। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और पूरी प्रेसिडेंट टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।